वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। आज हम लोग इकोलॉजी में ब्रांच ऑफ इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजिकल ब्रांच जो है दो टाइप्स के हैं, पहला ऑर्टिकोलॉजी, दूसरा सिनिकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्टिकोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्टिकोलॉजी। वैसे ही अगर हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन किया जाए तो स्टडी किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिनिकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ ऑर्टिकोलॉजी में जब टर्म सिंगल दिख जाए, आपको सिंगल स्पीसीज दिख जाए, तो हम एग्ज़ाम में ऑर्टिकोलॉजी टिक करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से हरदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिनिकोलॉजी जब आए एग्ज़ाम में कहीं भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज या तो कम्युनिटी लिख के आए तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे, सिनिकोलॉजी। चलिए आगे हम इसके बारे में समझते हैं। यूनिट ऑफ स्टडी, ऑर्टिकोलॉजी की यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, सिंगल स्पीसीज। और वहीं सिनिकोलॉजी की यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, कम्युनिटी या डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, टर्म स्पीसीज इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल आए तो हमें क्या टिक लगाना है, ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, हम इस तरीके से समझ रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में जो है इजी वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो और आपका सिनिकोलॉजी में कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक, ऐसे ही बस आप समझ लीजिए जैसा मैं बताया हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। डिफिनीशन और कुछ टर्म देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। ऑर्टिकोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन। वहीं एग्जाम्पल सिनिकोलॉजी का क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग हो सकता है, और यहाँ ह्यूमन एक स्पीसीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पीसीज़ की बात जब भी हो तो हम क्या कहेंगे, वहाँ ऑर्टिकोलॉजी। और जब क्या नाम है, डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो, कम्युनिटी की बात हो, तो वहाँ क्या यूज़ होगा, सिनिकोलॉजी। चलिए यहाँ पर अब हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिट, लिविंग यूनिट बोलते हैं, सॉरी, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बड़ा भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। जैसा कि इकोलॉजिकल ऑर्डर जब मैं आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बात करना है, एनसीईआरटी में कुछ लाइन मेंशन है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक लाइन हम समझेंगे, और एनसीईआरटी मेंशन कर रही है एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ये लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, और जब जो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। हम यहाँ अच्छे से समझेंगे कि एनसीईआरटी यहाँ ये मेंशन करके क्या कहना चाहती है। तो सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं, आज हमारी अर्थ पे वैरायटीज़ ऑफ हैबिटेट हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम अपने आँखों से देख सकते हैं वैरायटीज़ ऑफ हैबिटेट। ठीक है, ऑब्ज़र्व करते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले डिज़र्ट हैं, कहीं कम टेम्परेचर वाले स्नो हैं। जैसा कि आप वहाँ रेगिस्तान पे चले जाइए, वहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होता है। स्नो एरिया मतलब जहाँ कोनिफर्स होते हैं वहाँ चले जाइए तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वही कहना चाहते हैं हम
कि कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होता है जहाँ डिज़र्ट होता है, कहीं कम टेम्परेचर वाले स्नो भी हैं। अलग अलग तरह के हैबिटेट हमारे अर्थ पर हैं और वहाँ रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म भी हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब भाई ऑर्गेनिज्म अलग अलग नहीं रहेंगे तो कैसे अडॉप्ट करेंगे? स्नो पे जो रहता है वो कम टेम्परेचर में अडॉप्टेशन शो करता है, जो डिज़र्ट पे रहता है वो हाई टेम्परेचर एडाप्टेशन शो करता है। तो अलग अलग तरह के हैबिटेट हमारे अर्थ पर हैं और वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग हैं। सीधी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है वो वहाँ रह सकता है, रह पा रहा है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी उसके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट है। जैसे हाई टेम्परेचर एरिया जैसे डिज़र्ट हुआ, डिज़र्ट में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट बना लिया है, तभी तो वो वहाँ रह पा रहा है। क्या कह रहा हूँ? किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, जो ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटेट में रह रहा है वो वहाँ रह सकता है, रह पा रहा है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी उसके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट है। फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट है तभी तो वहाँ रह पा रहा है ना। अगर इन्वायरमेंट के साथ कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म को अपनी फिजियोलॉजी में भी चेंज लाना होगा। ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म को भी अपने फिजियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। अपनी फिजियोलॉजी को वो इन्वायरमेंट के साथ बदल सकता है तो वो वहाँ रह सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं बदल पा रहा है तो वो उस एरिया में नहीं रह पाएगा। सीधी बात यह है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच अगर रिलेशन की शुरुआत होती है, मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा बार बार, तभी समझ में आएगा, क्योंकि इकोलॉजी में ये जो बातें हैं बहुत जगह यूज़ हुई हैं, इसलिए मैं ध्यान से आप लोगों को समझा रहा हूँ। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि इन्वायरमेंट अगर बदल रहा है तो ऑर्गेनिज्म को भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, अपने फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपनी फिजियोलॉजी को वो इन्वायरमेंट के साथ बदल सकता है तो वो वहाँ रह सकता है। अगर वो नहीं बदल पा रहा है तो वो उस एरिया में नहीं रह पाएगा। सीधी बात है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच अगर रिलेशन की शुरुआत होती है या तो इंग्लिश में बोल लीजिए स्टार्टिंग होती है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजी पे होगा। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हम लोग किसी हाई टेम्परेचर एरिया पे गए, ठीक है, तो सडनली हम लोग मतलब गए, अब हमारा तो एडाप्टेशन अभी तो उस इन्वायरमेंट के अनुसार हुआ नहीं, तो सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगा, हमें स्वेटिंग होने लगेगा, पसीना होने लगेगा। तो सबसे पहला इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट किस पे होता है? ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजी पे होता है। मेरा कहने का सीधा मतलब समझिए, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहने लायक तभी बनता है जब उसकी फिजियोलॉजी को इन्वायरमेंट से एडजस्ट रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। चलिए, जैसा आप मान लीजिए हमारे पास दो वाटर बॉडी है, एक फ्रेश वाटर बॉडी है, एक मैराइन वाटर बॉडी है। ठीक है, दूसरा क्या है? मैराइन वाटर बॉडी। फ्रेश वाटर पर आप जानते हैं कि मराइन वाटर की कंपैरिजन में साल्ट कंसंट्रेशन लो होगा। फ्रेश वाटर बॉडी का जो है मराइन वाटर की कंपैरिजन में साल्ट कंसंट्रेशन जो होगा लेस होगा, लो होगा। और यहाँ बी मतलब मराइन में साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म ए रह रहा हो। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ए। ठीक,
फ्रेश वाटर बॉडी में यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म रह रहा है? ए। यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म मराइन जो वाटर बॉडी है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म कौन है? बी रह रहा है। तो क्या इसमें ए ने अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर इस साल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है? समझिए, फ्रेश वाटर बॉडी है, ठीक, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म ए है। अब ये ऑर्गेनिज्म ए यहाँ है, ये अपना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ के साल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करेगा ना? हाँ करेगा। वैसे ही मराइन बॉडी में बी ऑर्गेनिज्म है, ये अपना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ के साल्ट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से हम ए बॉडी उठा के यहाँ ला रख दिए, सपोज दैट ये प्रीडेटर है, ए ऑर्गेनिज्म जो है प्रीडेटर है। अब इसको हम उठा के यहाँ लेके आए, तो क्या सबसे पहले ये प्रीडेशन करेगा कि अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा? हाँ, सबसे पहले ये अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? फिजियोलॉजी पे पड़ता है। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में फर्स्ट इंटरेक्शन फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन है। आप समझ गए हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं हरदम। रूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मतलब रूम का इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर है इंक्रीज करेगा तो स्वेटिंग इंक्रीज कर जाएगा, मतलब फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है। चलिए, अब हम लो एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड जब जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, बॉडी सिम्टम जिसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या? एल्टीट्यूड सिकनेस। इसे एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? आरबीसी काउंट इंक्रीज कर जाता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज कर जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच बाइंडिंग जो है कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ रिलीजिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है, ब्रीदिंग इंक्रीज कर जाती है। तभी हम अगर एकाएक जाते हैं कई माउंटेन पे तो देखिए सांस फूलने लगता है, तो इसी वजह से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं क्या? पॉपुलेशन। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तो यहाँ नॉर्मल समझ लीजिए, फिर हमें आगे पॉपुलेशन समझना है। ठीक है, अब पॉपुलेशन में यहाँ चलिए अब हम लोकल पॉपुलेशन समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग एरिया है, एक ये एरिया, एक ये एरिया। इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एरिया, इसको कहते हैं हम लोग हिल्स एरिया। ठीक है, एक प्लेन वाला एरिया है और एक ये हिल्स वाला एरिया है। प्लेन एरिया में रहने वाले इंडिविजुअल को हम ए से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हिल में रहने वाले इंडिविजुअल को भी हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? जो प्लेन में इंडिविजुअल रहते हैं उनको भी ए से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो हिल्स पे रहते हैं उनको भी ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ, मतलब प्लेन्स पे जो स्पीसीज रह रही है, हिल्स पे जो स्पीसीज रह रही है, वो दोनों स्पीसीज सेम है। ठीक, प्लेन में रहने वाले जो लॉन्ग टाइम से एक ही एरिया में रह रहे हैं वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। चलिए, अब ये जो स्पीसीज़ हैं लॉन्ग, ये नहीं है कि अभी स्पीसीज़ आया, ऐसा कुछ नहीं। जो लॉन्ग टर्म से रहते हैं वो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं, और हाई हिल्स पे भी जो लॉन्ग टाइम से रहते हैं वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्लेन में रहने वाले जो लॉन्ग टाइम से एक ही एरिया में रह रहे हैं वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। इसी तरह हिल्स का भी जो लॉन्ग टाइम से रहते हैं वो वहाँ के
लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। हमने कहा एरिया अलग अलग है पर वहाँ पे रहने वाले स्पीसीज सेम है। जैसे देखिए प्लेन्स पे ए स्पीसीज और हिल्स पे भी ए स्पीसीज, ठीक है। तो एरिया अलग अलग है, यहाँ प्लेन्स है और हिल्स है, लेकिन यहाँ की स्पीसीज क्या है, सेम है, तब हम उन्हें वहाँ सिस्टर पॉपुलेशन कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब एरिया डिफरेंट हो और स्पीसीज सेम हो तो वहाँ की क्या कहलाएगी, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगी, जिसको हम लोग सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। आप ये भी जानते हैं कि समर टाइम में प्लेन में रहने वाले हिल्स पे चले जाते हैं और हिल्स पे रहने वाले किसी न किसी काम से प्लेन पर आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है कि समर सीजन पे प्लेन्स पे रहने वाले कुछ चले जाते हैं हिल्स पे, और हिल्स पे जो रहते हैं वो कुछ किसी न किसी काम की वजह से कहाँ चले आते हैं, प्लेन्स पे आ रहे हैं। दोनों पॉपुलेशन कुछ न कुछ डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई प्लेन पे आ रहा है, कोई हिल्स पे जा रहा है। तो कुछ इंडिविजुअल डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल इंटरकनेक्ट हैं, और जब दो सिस्टर पॉपुलेशन डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड हो जाए या हो जाते हैं तब हम उन्हें मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। ये यहाँ मेटा पॉपुलेशन कहलाती हैं, ठीक। लेकिन एक बात अच्छे से समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल प्लेन से हिल, समझ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं है जो इंडिविजुअल प्लेन से हिल गया हो और जो इंडिविजुअल हिल से प्लेन आया हो बस वही मेटा पॉपुलेशन हो ना, ऐसा नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल, एक सेकेंड, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल प्लेन से हिल गया, जो इंडिविजुअल हिल से प्लेन आया बस वही मेटा पॉपुलेशन है ना, ऐसा नहीं है। कंप्लीट पॉपुलेशन एक दूसरे के लिए मेटा पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ होल, समझ रहे हैं ना। कंप्लीट पॉपुलेशन एक दूसरे के लिए मेटा पॉपुलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के लिए आपस में मेटा पॉपुलेशन हैं। कि यहाँ मेटा टर्म कहने से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि दो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल एक दूसरे में डिस्पर्स्ड हो सकते हैं, तो ये आपस में मेटा पॉपुलेशन है, ठीक। चलिए, एक बात आपको ध्यान रखना है कि हर सिस्टर पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ हमेशा मेटा पॉपुलेशन बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हर सिस्टर पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ हमेशा मेटा पॉपुलेशन बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब जैसे समझ लीजिए, एक ये पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या सिस्टर पॉपुलेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सिस्टर पॉपुलेशन एक दूसरे के लिए मेटा पॉपुलेशन हो। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, उसके बारे में हम आगे समझते हैं। हो सकता है कि बीच में कोई बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, हो सकता है इन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा ओशियन आ जाए, हो सकता है कि इनके बीच माउंटेन आ जाए, ठीक है, जिससे कि दोनों सेम स्पीसीज हैं लेकिन एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड नहीं हो पाते।
फिर से समझिए, मान लीजिए यहाँ कुछ बहुत बड़ा बैरियर आ गया माउंटेन का। अब यहाँ की इंडिविजुअल इधर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ के इधर नहीं आ पा रहे हैं, तो भले ही ये दोनों सिस्टर पॉपुलेशन है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए मेटा पॉपुलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हरदम हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये न हो। किस कंडीशन में नहीं होते? जब जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, जैसे कि ओशियन आ जाए, माउंटेन आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों सेम स्पीसीज होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं, तो वो मेटा पॉपुलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि दो मेटा पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन होगी, क्योंकि बातें पॉपुलेशन की हो रही हैं, स्पीसीज सेम है होंगी, और जब स्पीसीज सेम हो जाती हैं तो उसे हम पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म और यहाँ लिखा है डीम, तो लोकल पॉपुलेशन को हम लोग डीम कहते हैं। जैसे प्लेन पे ए पॉपुलेशन पाई जा रही है तो इसको डीम पॉपुलेशन, डीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। हिल पे ए डीम पॉपुलेशन है, ठीक। तो लोकल पॉपुलेशन को हम लोग किस नाम से और पुकारते हैं? डीम नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये तो 3 टर्म कंप्लीट है, यहाँ तक हम लोग 3 टर्म कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम आगे की तरफ यहाँ स्पीसीज़ की डिफिनेशन मतलब डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डिफिनेशन को समझेंगे, जिसके अंदर हम आगे की तरफ यहाँ इंडेमिक स्पीसीज़, कीस्टोन स्पीसीज़ और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे वो पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको इजी वे में चीज़ों को समझाना, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।